प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कृतिका भाग 2 में संकलित पाठ 1 माता का आंचल। इसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय जी। ये आंचलिक साहित्यकार हैं, इसलिए इन्होंने इस पाठ का शीर्षक माता का आंचल रखा है। आंचल यानी आंचल। प्यारे विद्यार्थियों, क्या आप कभी किसी गांव में गए हैं? क्या आपने ग्रामीण संस्कृति देखी है? तो जो गांव के हैं, जो गांव में रहते हैं या जिनके सगे संबंधी गांव में रहते हैं, शहर में रहते हुए भी यदि वे अपने सगे संबंधियों से मिलने के लिए गांव में जाते रहे हैं, तो उन्हें गांव की संस्कृति, गांव के बच्चों और गांव के रहने वाले लोगों के स्वभाव, उनके रहन सहन, उनकी जीवन शैली का पता चल गया होगा। लेकिन आप जैसे लोग जो शहर में रहते हैं, शहरी हैं, गांव कभी गए नहीं, उन्हें गांव की निराली दुनिया के विषय में पता नहीं है। वहां गांव में रहने वाले बच्चों की अनोखी दुनिया के विषय में पता नहीं है कि गांव के बच्चे कैसा जीवन बिताते हैं, किस तरह के खेल खेलते हैं, उनका रहन सहन कैसा है। इस पाठ में लेखक ने बच्चों की अनोखी दुनिया की रचना की है और यह अनोखी दुनिया उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उन ठेठ देहाती गांव की दुनिया है, उस ठेठ देहाती क्षेत्र की दुनिया है जहां देहाती लोग रहते हैं, जहां देहाती बच्चे रहते हैं और वे शहरी बच्चों से दूर अपनी उस देहाती दुनिया में मग्न रहते हैं, खुश रहते हैं और देहाती दुनिया में मिलने वाली जो चीजें होती हैं उन्हीं से वह अपनी एक दुनिया बनाते हैं, उसी से वे खेलते हैं, उसी से वे अपनी एक दुनिया रचते हैं जिसमें वे अपने माता पिता, भाई बहन और अपने सगे संबंधी जो उसी गांव के हैं, उसी देहात के हैं, उनके साथ वे जीवन बिताते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं, उनके साथ अपनी एक निराली दुनिया में मग्न रहते हैं। इस पाठ में ठेठ देहाती शब्दों का भी प्रयोग किया गया है क्योंकि ये पाठ आंचलिकता से ओतप्रोत है। इसके लेखक स्वयं आंचलिक साहित्यकार माने जाते हैं, इसलिए इस पाठ में 90% शब्द ऐसे हैं जो ठेठ देहाती शब्द हैं, जिनका विशुद्ध हिंदी में प्रयोग नहीं होता, इसलिए इन शब्दों को समझने की जरूरत है। हम इस पाठ को समझते हैं उससे पहले हम यह जान लें कि इस पाठ के प्रमुख पात्र 3 हैं। एक भोलानाथ जो इस पाठ का केंद्र बिंदु है। यह ग्रामीण बालक है, गांव में रहता है और गांव के जो खेल कूद हैं उन्हें अपने साथियों के साथ मिलकर निश्चल भाव से खेलता है। यह अपने पिता से अत्यधिक प्रेम करता है, पिता के साथ मस्ती भी करता है, पिता को चिढ़ाता भी है और पिता के साथ घुल मिल कर वह एक अनोखी वासल की दुनिया की सृष्टि करता है जो शहरी जीवन से बिल्कुल अलग है। इसके बाद भोलानाथ के पिताजी जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले देहाती व्यक्ति हैं, ये अपने पुत्र भोलानाथ से अत्यधिक प्रेम करते हैं, उसको पूजा के समय में बैठाते हैं, भभूत का तिलक लगाते हैं, उसके साथ कुश्ती करते हैं, उसके साथ हंसी मजाक मनोविनोद भी करते हैं। इसके बाद भोलानाथ की माँ यह अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करती है, पुत्र को हमेशा सजाती संवारती है, यहाँ तक कि कई बहाने बना के भोजन करवाती है। उसके पिता जब भोजन करवाते हैं तो भी माँ कहती है कि नहीं, आपने ठीक से भोजन नहीं करवाया। बच्चों को भरपेट भोजन करवाने के लिए उसके मुंह में पूरा कौर देना चाहिए, क्योंकि जब वो पूरा कौर लेगा तभी दुनिया में उसे ठौर मिलेगी। तो इस तरह से तोता मैना इत्यादि कहकर वो भोजन करवाती है, उसे सजा संवार कर कन्हैया बनाती है और जिस समय भोलानाथ सांप को देखकर रोता भागता गिरता पड़ता, जब वो घर पहुंचता है तो उसे अपने आंचल में समेट लेती हैं। इसके बाद अपने बालों को रोते देखकर खुद भी रोने लगती हैं, अत्यधिक भावुक हो जाती हैं और उसके पूरे बदन को अपने आंचल से पोंछने लगती हैं। तो ये एक ममतामयी माँ की तरह दिखलाई गई है।
शहर की भी माँ माँ ही होती है, लेकिन शहर का जीवन भागदौड़ वाला जीवन होता है। यहाँ पे माँ और पिता दोनों ही कमाऊ होते हैं, दोनों ही कामकाजी होते हैं, काम करते हैं, इसलिए अपने पुत्र पर ध्यान नहीं दे पाते, संतान पर ध्यान नहीं दे पाते और उन्हें एक केयर टेकर के भरोसे रख देते हैं। या कहीं कहीं पर इस तरह के होम भी होते हैं जहाँ पे बच्चों को रख दिया जाता है और जो अभिभावक हैं, पालक हैं, वे काम पे चले जाते हैं और फिर जब उनका काम समाप्त होता है तो वे अपने बच्चों को वहाँ से लेते हैं। इस तरह से बच्चों में अपने माता पिता के प्रति वो अपनापन नहीं होता और माता पिता में भी अपने बच्चों के प्रति वह अपनापन नहीं हो पाता, जो ग्रामीण जीवन की विशेषता है। क्योंकि ग्रामीण जीवन में पूरी तरह से माता पिता बच्चे आपस में घुले मिले रहते हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण निश्चल होता है, वहाँ का प्रेम भी निश्चल होता है, प्रेम में कोई स्वार्थ भाव नहीं होता और सभी मिलजुल कर ग्रामीण स्वच्छ परिवेश में रहते हैं। इसका हम सारांश समझ लेते हैं। लेखक ने इसे उत्तम पुरुष शैली में लिखा है। उत्तम पुरुष शैली यानी जिसमें मैं का संबोधन करते हुए इस तरह से लिखा जैसे लेखक ही उसमें सब अनुभव कर रहा है, सह रहा है। तो यहाँ लेखक अपने आप को भोलानाथ के रूप में दिखा रहा है। इसका वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ है, लेकिन उसके पिताजी उसे भोलानाथ से पुकारते हैं। लेखक अपने पिता को याद करते हुए कहता है कि उसके पिताजी उससे बहुत प्रेम करते हैं। जब वो पूजा पाठ में बैठते हैं और लेखक यानी भोलानाथ उनके पास जाकर बैठ जाता है, तब वे उसे पूजा करना सिखाते हैं। जब वह कहता है कि नहीं भभूत का तिलक लगाओ, तब उसके माथे पर भभूत का अर्धचंद्राकार तिलक लगा देते हैं। उसके पिताजी ईश्वर भक्त हैं, वे राम नामी बही रखते हैं। उस राम नामा बही में वे 1000 बार रोज ही राम का नाम लिखते हैं। उसके बाद 500 कागज के टुकड़े रखते हैं, उस टुकड़े पर राम का नाम लिखते हैं। फिर उसमें आटा की गोली लपेट कर उसे नदी में लेकर जाते हैं और नदी में मछलियों को वो आटे की गोली फेंक फेंक कर खिलाते हैं। उस समय में लेखक यानी कि भोलानाथ उनके साथ रहता है और उनके कंधे पर बैठकर हंसता रहता है। जिस समय लेखक गोली नदी में फेंकते रहते हैं, उस समय लेखक हंसता रहता है, भोलानाथ हंसता रहता है। इसके बाद उसके पिताजी और भोलानाथ में अत्यधिक प्रगाढ़ संबंध है। उसके पिता उसे बहुत मानते हैं, इसलिए वह उसे अपने कंधे पर बैठा के बाहर घुमाने ले जाते हैं। वह भोलानाथ के साथ में कुश्ती भी लड़ते हैं और कुश्ती में अपने बेटे को विजयी बनाने के लिए खुद वे हार जाते हैं। इसके बाद जब पीठ के बल लेट जाते हैं, तब भोलानाथ उनकी छाती पर चढ़ जाता है और उनकी मूंछों को खींचने लगता है। तब पिता हंसते हुए उसके हाथ को हटाते हैं और उसके हाथ को चूम लेते हैं। इसके बाद वे उससे खट्टी और मीठी चूमा मांगते हैं और जब भोलानाथ उन्हें मीठी चूमा जब देता है, तब वे अपने मूंछों से उसकी कोमल गाल को रगड़ देते हैं। तब भोलानाथ बड़ा नाराज होता है और वे उनके मूंछ को पकड़कर खींचने लगता है। तब वे झूठ मूठ का रोने जैसा करते हैं, जिससे भोलानाथ बड़ा खुश होता है और वह दूर खड़ा हंसता है। इस तरह से पिता पुत्र में हंसी ठिठोली होता रहता है, मनोविनोद चलता रहता है। और एक ग्रामीण जीवन की विशेषता है, क्योंकि शहरों में पिता के पास इतना समय नहीं है कि वे अपने पुत्र को इतना समय दे सके, क्योंकि वह अपने काम में इतना मग्न रहता है कि कभी कभी तो सवेरे पुत्र के उठने से पहले पिता काम में चला जाता है। इसके बाद जब पुत्र रात के समय सोता है, उसके बाद पिता घर वापस आता है। तो कभी कभी पिता पुत्र में कई दिनों तक संवाद भी नहीं हो पाता है, बातचीत भी नहीं हो पाती है। लेकिन ग्रामीण जीवन एक अलग ही दुनिया है। वहाँ पिता पुत्र आपस में सदैव एक दूसरे से संवाद बनाए रखते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वहाँ वात्सल्य की पवित्र धारा बहती रहती है। इसके बाद किस तरह से अपने पुत्र को भोजन करवाया जाता है, यह हम ग्रामीण माता से, देहाती माता से हम इसे समझ सकते हैं। भोलानाथ को जब उसके पिता भोजन करवाते हैं तो उसकी माँ को ये पसंद नहीं। माँ कहती है कि आप ठीक से भोजन नहीं कराते, बच्चे को ऐसे भोजन नहीं करवाया जाता।
पूरा कौर मुंह में डाला जाता है। और वह कहती भी है कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। और वह भोलानाथ को दही भात सान कर जब खिलाती है तो कई बहाने बनाकर खिलाती है। वो कभी मोर के नाम से, कभी तोता के नाम से, कभी कबूतर के नाम से, इस तरह से पक्षियों का नाम ले लेकर वह अपने पुत्र को भोजन करवाती है। यह भी ग्रामीण जीवन की विशेषता है। अगर पुत्र भोजन करना न चाहे, संतान भोजन न करना चाहे, तो माँ उसे कई तरीके से भोजन करवाती है, कई बहाने बनाती है और उन बहानों के चलते थोड़ा थोड़ा कौर मुंह में डालती रहती है और इस तरह से जो पुत्र है या संतान है वह भरपेट भोजन कर लेता है, जो कि शहरी जीवन में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कामकाजी पालक होने के कारण कभी कभी तो पुत्र को जो केयर टेकर होते हैं, जो जिसे हम धाय माँ कह सकते हैं, या घर के नौकर या नौकरानी हैं, वे अपने हिसाब से भोजन करवा देते हैं और बच्चे को वही भोजन करना पड़ता है या उसकी मजबूरी होती है। कभी उसका पेट भरता है, कभी नहीं भरता। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। गांव में माँ पूरी तरह से अपने पुत्र के प्रति समर्पित रहती है, अपनी संतान के प्रति समर्पित रहती है, इसलिए वह उसकी पूरी तरह से देखभाल करती है, उसके भोजन की पूरी व्यवस्था करती है और कई तरीके के बहाने बनाकर अपने पुत्र को भोजन करवाती है। इसके बाद माँ चूंकि अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती है और वह चाहती है कि वह अपने पुत्र को सजाए संवारे, तो वह क्या करती है कि अब जब भोलानाथ लकड़ी का गाड़ी लेकर जब बाहर नंग धड़ंग दौड़ पड़ता है, तो माँ जाती है, उसे जबरदस्ती पकड़ कर लाती है। अब पकड़ के लाकर उसके सिर पर कड़वा तेल डाल देती है। एक कड़वा तेल यानी सरसों का तेल उसके सिर पर डालती है। उसके बाद उसे उसके शरीर पर उबटन लगाती है, उसे जबरदस्ती नहलाती है और नहलाने के बाद वह क्या करती है कि उसकी चोटी गूंथ देती है और उसमें फूलदार फूल लगा देती है, जो रिबन का होता है या वह कपड़े का बना होता है, जिससे कि वह चोटी में वह हिलता डुलता रहे। उसके बाद वह रंग बिरंगे कपड़े पहनाकर उसे कन्हैया बना देती है और उसके नाभि में और ललाट पर काली बिंदी लगा देती है, जिससे कि किसी की नजर न लगे। यह भी ग्रामीण जीवन की विशेषता है। माँ अपने पुत्र पर विशेष ध्यान देती है, कोई नजर न लगाए या उसके पुत्र पर किसी की काली छाया न पड़े, किसी की नजर से पुत्र बीमार न हो। इसलिए माताएं क्या करती हैं, अपने पुत्र की नाभि पर या उसके ललाट पर काला तिलक लगा देती हैं, काली बिंदी लगा देती हैं, जिससे कि वह सबकी काली नजरों से बचा रहे। तो यहाँ भोलानाथ की माँ भी ऐसे ही करती हैं और अपने पुत्र को सजा संवार कर कन्हैया बनाती हैं और फिर उसके पिता अपने कन्हैया बने भोलानाथ को अपने साथ लेकर घर से बाहर जाते हैं। इसके बाद फिर ग्रामीण जीवन है। यहाँ बच्चों के कई तरह के खेल होते हैं। यहाँ बच्चे नाटक खेलते हैं, जुलूस निकालते हैं, खेती करते हैं, मिठाई की दुकान सजाते हैं और यह सारा काम वे ग्रामीण क्षेत्र में मिलने वाले सामान से करते हैं। शहरों में बच्चों के लिए कंप्यूटर है, वीडियो गेम है, मोबाइल है, क्रिकेट है, इसके बाद कैरम बोर्ड है, लूडो है और भी कई तरह के खेल हैं जो बच्चे अपने घर में खेलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान है और उसी में बच्चों का मन लगा रहता है। लेकिन गांव में ऐसा कुछ नहीं है। गांव में बच्चों के पास ये सब चीज नहीं है। उनके पास क्या चीजें हैं, तो गांव में मिलने वाली चीजें, गांव में मिलने वाली जो चीजें हैं उन्हीं से वे उसे ही अपने खेल का सामान बना लेते हैं, सामग्री बनाते हैं और उसी से वे विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। तो यहाँ पर भोलानाथ सबसे पहले नाटक करता है। जो चबूतरा है उसी को रंगमंच बना लिया जाता है और वहीं पे अपने साथियों के साथ चबूतरे के कोने पर वह विभिन्न प्रकार का नाटक खेलता है। इसके बाद वह मिठाई की दुकान सजा लेता है। यहाँ लेखक कहते हैं कि
तमाशे भी तरह तरह के करते थे, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी यानी कि लेखक के पिताजी, यानी कि भोलानाथ के पिताजी, जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ तानकर, चंदोआ का मतलब होता है छोटा सामियाना, चंदोआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। अब मिठाई की दुकान भी क्या है, उसमें चीलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, जो मिट्टी के ढेले होते हैं वो ढेले के लड्डू लगाए जाते। इसके बाद पत्तों की पूरी कचौड़ियां बनाई जाती, गीली मिट्टी की जलेबियां बनाई जाती, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे बनते। इस तरह से मिठाइयां सजाई जाती। इसके बाद ठीकरों के, जो ठीकरे होते हैं उनके बटखरे बनाए जाते, बटखरे यानी जिससे नापा तोला जाता है। इसके बाद जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते, जस्ता जो होता है उसके टुकड़े कर देते, उससे पैसे बनाते और उसी से आपस में खरीदारी और बिक्री का काम करते। कोई दुकानदार बन जाता, कोई ग्राहक बन जाता। इस तरह से ये मिट्टी के जो वहाँ सामान है जिनसे उन्होंने लड्डू बना दिए हैं, बतासे बना दिए हैं, जलेबियां बना दी हैं, उसी को कोई दुकान में बैठकर दुकानदार बन जाता और बाकी ग्राहक बन के जस्ते के पैसे से वो खरीदारी करते। इसके बाद वे मिठाई की दुकान बढ़ाकर घरौंदा बनाने लगते थे। घरौंदा भी कैसे बनाते थे, धूल की मेड़ दीवार बनती, धूल है उसकी मेड़ को दीवार बना देते, तीनकों का छप्पर बनाते, दातून के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहरे की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई, जो दिया है उसकी कढ़ाई, और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। और पानी के घी, धूल के पिसान, पिसान मतलब आटा, और बालू की चीनी यानी शक्कर से वे लोग ज्योनार बनाने लग जाते थे। यहाँ पे योनार है मतलब ज्योनार बनाने लग जाते थे जिससे कि वे भोज करें। और जैसे ही ज्योनार बनाने के बाद वे सब बैठते भोजन के लिए, उसी समय भोलानाथ के पिताजी आ जाते और आखिरी पंक्ति में वो भी बैठ जाते और भोजन मांगने लग जाते। जैसे वे सब देखते कि अरे भोलानाथ के पिताजी भी आके बैठ गए हैं, तब सारे बच्चे हो हल्ला मचाते हुए वहां से भाग खड़े होते और भोलानाथ के पिताजी हंसने लगते। यानी यहाँ बासल भाव को दिखाया गया है कि बच्चे दावत की तैयारी कर रहे हैं, उस समय पिता स्वयं आ रहे हैं और बच्चों के साथ बैठ के वो भी दावत उड़ाना चाहते हैं। और दावत भी किस तरह की है कि सब मिट्टी की बनी हुई चीजें हैं। लेकिन वो प्रेम भाव है पिता का अपने पुत्र के प्रति कि वह उन्हीं के खेल में शामिल हो जाता है, वह उन्हीं के खेल में बच्चा बन जाता है। यह है प्रेम। और इसी प्रेम को हम ग्रामीण जीवन में देख सकते हैं क्योंकि वहां निश्चलता है, वहां सरलता है, वहां सहजता है। ये ऐसा प्रेम शहरी जीवन में असंभव सा है। इसके बाद लेखक कहते हैं कि भोलानाथ खेल तो करता ही है, वो कभी कभी अपने साथियों के साथ में शैतानी भी करता है। कभी किसी दूल्हे की बारात को आते जाते उसने देख लिया तो वह मस्ती करने लग जाता है। वो अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है और उसके साथी जब देखते हैं कि दुल्हन जा रही है तब वे एक साथ दुल्हन को देखकर गाने लगते हैं। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। रहरी मतलब अरहर और मेहरी मतलब पत्नी, यानी इस डोली में जो बैठी हुई है वो हमारी पत्नी है। जब इस तरह से वो ये गाने लग जाते तब जो दुल्हा है वह इन्हें खदेड़ने लगता और वे वहां से भाग चलते। इस तरह से वे बारातियों के साथ, बारात के साथ, दूल्हे के साथ और दुल्हन के साथ मजाक करते। इसके बाद एक बार ऐसा हो गया कि उस गांव के मूसन तिवारी से इन बच्चों की मुलाकात हो गई। वे बूढ़े थे, देख नहीं पाते थे, तो बच्चों ने उन्हें देखा और एक ही तान में वे उनको चिढ़ाने लगे। क्या बोलने लगे? बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। इससे मूसन तिवारी बड़े नाराज हो गए और इन बच्चों को दौड़ाया, लेकिन ये बच्चे भाग खड़े हुए और घर पहुंच गए। घर पर इन बच्चों को न देखकर सीधे मूसन तिवारी मास्टर जी के पास पहुंच गए। पाठशाला में मास्टर जी के पास पहुंचकर उन्होंने सारी बातें बतलाई तो मास्टर जी ने तुरंत गिरफ्तारी वारंट इन बच्चों के नाम जारी करते हुए 4 बच्चों को इनके पास भेज दिया। ये जैसे ही घर पहुंचे 4 बच्चे इन्हें पकड़ने के लिए आ गए
और इन्हें पकड़कर मास्टर जी के सामने पेश कर दिया। अब मास्टर जी जैसे ही डांटने लगे और इनकी खबर लेने लगे, ऐसे ही पिताजी को पता चला कि अरे भोलानाथ को मास्टर जी अपने यहाँ बुलवा लिए हैं, उसकी पिटाई हो रही है। तब पिताजी तुरंत पाठशाला पहुंचे और मास्टर जी से विनती करके वे भोलानाथ को अपने साथ लेकर चले। भोलानाथ उस समय रो रहा था क्योंकि मास्टर जी ने उसे डांटा था और पिताजी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही रास्ते में भोलानाथ देखा कि उसके अपने साथी खेल रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं, तब वह सारा रोना भूल गया और तुरंत पिताजी की गोद से उतरकर अपने साथियों के खेल में जाकर अपने साथियों के साथ जाकर खेलने लग गया। तो यहाँ यह भी दिखाया गया है कि बालक जितना भी रो रहा हो, जितना भी वो कष्ट में हो, लेकिन उसके अपने हमजोली, उसके अपने साथी अगर खेल रहे हो, हंस रहे हो, मग्न हो, तो बच्चे अपने उस दुख को भूल जाते हैं, अपने कष्ट को भूल जाते हैं और रोना धोना छोड़कर वे अपने साथियों के साथ मिल जाते हैं और उन्हीं के साथ खेलने लग जाते हैं, उन्हीं के साथ हंसने लग जाते हैं और उन्हीं में मगन हो जाते हैं। यह बाल मनोविज्ञान है और लेखक ने इसे इस पाठ में विस्तार के साथ, प्रमुखता के साथ समझाया है। इसके बाद यहाँ पे माता के भी प्रेम को दिखलाया गया है। एक बार टोले में, टोले यानी कि मोहल्ला, एक बार गांव है, गांव छोटे छोटे मोहल्ले में बटा होता है। तो एक बार किसी टोले में वे गए और वहां पे वे चूहे के बिल में पानी डालने लगे। बच्चों का खेल है, गांव के बच्चे इस तरह का काम करते ही हैं, खेतों में चले जाते हैं, कहीं किसी टोले में चले जाते हैं, कहीं कोई छेद देख लिया, उन्हें ऐसा लगा कि इसमें चूहा हो सकता है, तो उसमें पानी डालते हैं, जिससे पानी जाए तो चूहा बाहर निकले और वे चूहे के साथ खेल खेल सके। तो इस बार चूहा नहीं निकलता है, बल्कि उससे शंकर जी का सांप निकल आता है और जैसे सांप को देखते हैं सारे बच्चे डर जाते हैं और वहां से बेतहाशा भागते हैं। गिरते पड़ते लहूलुहान अपने जब घर पहुंचते हैं, तब भोलानाथ को देखकर उसके पिताजी उसे अपने पास बुलाना चाहते हैं, लेकिन भोलानाथ पिताजी के पास नहीं जाता, वो सीधे माँ के पास पहुंचता है और माँ के आंचल में छिप जाता है। माँ जब देखती है कि अरे मेरा पुत्र इस तरह से रोता हुआ आया है, लहूलुहान है, तो भी रोने लग जाती है और उसके अपने आंचल से अपने पुत्र यानी भोलानाथ के शरीर को पोंछने लगती है, उसे चुप कराने लगती है। लेकिन जब भोलानाथ नहीं रोता, नहीं चुप होता और रोता ही रहता है, तब वो उसे देखकर और भी रोने लगती है, बेचैन हो जाती है। उसके बाद पिताजी भागे भागे आते हैं, वे उसे अपनी गोद में लेना चाहते हैं, लेकिन भोलानाथ नहीं जाता, वो अपनी माँ के आंचल में छिपता है। वहां उसे असीम शांति मिलती है, उसे वहां असीम सुख मिलता है। तो यहाँ लेखक यही बताना चाहते हैं कि बालक जितना भी अपने पिता से प्रेम करे, बालक जितना वो अपने पिता का अंतरंग बना रहे, लेकिन यदि किसी विपदा में पड़ता है तो वह पिता के पास नहीं जाता, वह सीधे अपनी माँ के पास जाता है, माँ की गोद में जाता है। माँ की गोद में उसे सुरक्षा मिलती है, शांति मिलती है, उसे सुख का अनुभव होता है, वो अपनी सारी पीड़ा को, सारे कष्ट को वह भूल जाता है। इसलिए लेखक ने यहाँ पे माता का आंचल शीर्षक रखा है, क्योंकि इस पाठ में भोलानाथ अपने पिता और अपनी माता दोनों से प्रेम करता है और दोनों ही उससे प्रेम करते हैं। लेकिन जब वह विपत्ति में पड़ता है, सांप को देखकर डर जाता है, बदहवास होकर जब वह घर आता है, तो वह सीधे माँ के पास जाता है, पिता के पास नहीं जाता। पिता उसे बुलाते भी हैं तो नहीं जाता, वो माँ के पास जाता है और माँ उसे देखकर रोने लगती है। हर माँ अपने पुत्र को विपत्ति में देखकर रोने लगती है, वह व्याकुल हो जाती है और अपने पुत्र के कष्टों को दूर करने की कोशिश करती है। यह चाहे ग्रामीण क्षेत्र की माँ हो, चाहे शहरी माँ हो, माँ का यह प्रेम बराबर होता है, वह बटा हुआ नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ लेखक ने माता का आंचल नाम दिया है। भोलानाथ माँ के आंचल में छिपकर ही शांति का अनुभव करता है, सुख का अनुभव करता है, वो अपनी सारी पीड़ा को भूल जाता है। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ की कथा वस्तु को समझा। इसका केंद्रीय भाव है ग्रामीण संस्कृति को दर्शाना। जो शहर में रहते हैं वह ग्रामीण संस्कृति को नहीं जानते। गांव के लोग किस परिवेश में रहते हैं, किस तरह जीवन बिताते हैं, उनकी जीवन शैली क्या है,
गांव के बच्चे किस तरह से खेल कूद करते हैं, किस तरह से वे एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं, गांव के बच्चे अपने माता पिता से कितना प्रेम करते हैं, माता पिता भी उस ग्रामीण परिवेश में अपने पुत्रों के साथ किस तरह से खेल कूद करते हैं, मस्ती करते हैं, उनको किस तरह से रखते हैं, यह सब हम इस पाठ में समझ सकते हैं। और इस पाठ में कई ऐसे आंचलिक शब्द भी हैं जिन्हें हम जानकर उस ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण जीवन को इन ग्रामीण शब्दों के द्वारा हम समझ सकते हैं। इसके बाद इसमें बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया गया है कि बालक का मनोविज्ञान कैसा होता है, बालक किस नजर से वह अपने परिवेश को देखता है, अपने साथियों को देखता है, अपने माता पिता को देखता है, और जब वो विपत्ति में पड़ जाता है तो उसका नजरिया क्या होता है। यह सब हम इस पाठ में भोलानाथ, जो इस पाठ का केंद्रीय पात्र है, उसकी दृष्टि से हम इसे समझ सकते हैं। और यहाँ पे वात्सल्य भाव का भी चित्रण किया गया है कि किस तरह से माता पिता अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, उसके साथ किस तरह से समय बिताते हैं, किस तरह से उसे प्रसन्न रखने की चेष्टा करते हैं, और किस तरह से वह उसे एक स्वस्थ बालक बनाना चाहते हैं। और जिस समय बालक विपत्ति में पड़ता है तो अपने पिता के पास न जाके माँ के पास आता है, माँ उसे अपने आंचल में छिपा लेती है। यह इस पाठ के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप माता का आंचल इस पाठ को भली बात समझ गए होंगे, और इस पाठ के माध्यम से आप ग्रामीण दुनिया में, देहाती दुनिया में पहुंच गए होंगे, और आप अनुभव कर रहे होंगे कि गांव का परिवेश कैसा होता है, गांव के बालक कैसे होते हैं, उनकी जीवन शैली कैसी होती है। धन्यवाद।